रिकॉर्ड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने सामने एक डायग्राम देख पा रहे हो, काफी सुंदर डायग्राम है जहां पर दिखाया जा रहा है किस प्रकार से आपकी धरती के ऊपर हवा की लेयर बनी हुई है, अलग अलग लेयर बनी हुई है। जहां पर आप देख पा रहे हो कि अलग अलग फिनोमिना, अलग अलग चीजें यहाँ पर होती है। जैसे आप नीचे से पहाड़ देख पा रहे हो कि पहाड़ यहाँ पर है, एरोप्लेन इस हाइट में उड़ता है, आपके जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं इस लाइन पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। आपका जो फिनोमिना होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल पर अरोरा करके, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सेटेलाइट वगैरह यहाँ पर होती है आपकी, ठीक है। फिर और उसके ऊपर आपका और अदर लेयर आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर क्या है? किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ जो गैसेस का एक गोला होता है, एक चादर होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, राइट। अब जरूर नहीं कि जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर सभी प्लेनेट के पास लगभग लगभग देखने को मिल ही जाता है। एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ। अब देखो अर्थ के कंटेक्स्ट में तो अर्थ की बात होगी, वरना फिर प्लेनेट की बात हम कर सकते हैं। और एटमॉस्फेयर जो शब्द है आपका, ये भी इंडिकेट यही करता है कि एयर का, एयर के स्फीयर की हम बात कर रहे हैं कि जहां पर एयर आपकी होती है, एयर रहती है, वो सारा आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के चारों तरफ एक डेंस, एक गोला, एक चादर बिछी हुई है, अलग अलग चादर बिछी हुई है एयर की, जो कि अलग अलग तरीके को, अलग अलग डेंसिटी को दर्शाती है, जो आपकी अर्थ पर जीवन को संभव बनाती है। आपके अर्थ पर जो जीवन है ये इसलिए संभव है क्योंकि आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तभी आपका जीवन संभव हो पा रहा है। अगर शायद हम एटमॉस्फेयर हटा दें तो पृथ्वी पर जीवन बचेगा ही नहीं, किसी भी रूप में जीवन बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं ना अर्थ की, जैसे यहाँ पर अगर डायग्राम बनाए, ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है और ये आपके दूसरे अलग प्लेनेट है, ठीक है। हमें पृथ्वी पर देखने को मिलता है कि हर जगह हवा है, सूरज की किरणें सही आ रही है, सब कुछ जीने जैसी कंडीशन है, सब मस्त है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेस में जाकर, अर्थ के बाहर जाकर, एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर, जहां पर हमारे पास ये हवा का जो गोला है वो खत्म हो रहा है, उसके ऊपर अगर हम जाकर बात करें ना, तो पूरे स्पेस में ना हमारे पास गामा रेज देखने को मिलती है, भरमार मात्रा में गामा रेज, है ना। पृथ्वी पर गामा रेज नहीं होती। एटमॉस्फेयर के ऊपर, जो एटमॉस्फेयर के बाद वाली जो एरिया है सारा आउटर स्पेस, वहां पर गामा रे आपको देखने को मिल जाएगी। अब गामा रे के बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहां पर गामा रे होगी ना, वहां पर जीवन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गामा रे इतनी खतरनाक होती है कि वो आपके डीएनए तक को तोड़ देती है। अब सोचो, आपके सेल के अंदर डीएनए जो बैठा हुआ है, अगर वो ही टूट गया, डीएनए आपका कोड होता है, आपका लाइफ कोड होता है, जिसकी वजह से आपका जीवन संभव है, आप बोल पाते हो, सब कुछ काम आप डीएनए के माध्यम से कर पाते हो। इंसान के मदद से इंसान ही जन्म लेता है। कौन निर्धारित कर रहा है? डीएनए तो निर्धारित कर रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंसान से किसी जानवर ने जन्म लिया, नहीं। इंसान से इंसान जन्म लेता है, भालू से भालू जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में वो चीजें फिक्स है। डीएनए में आपका पूरा शरीर का स्ट्रक्चर फिक्स है, आपकी पूरी ग्रोथ, आपकी मृत्यु तक फिट है। जैसे कहते हैं ना कोडिंग होना, तो आपका डीएनए वो कोडिंग है कि आपकी आंखें, आपकी बोली, आपका व्यवहार कैसा होगा, सब कुछ ए टू जेड आपके डीएनए में कोडिंग होती है। आपका शरीर कितना मजबूत होगा, कि कौन बीमारी आपको लगेगी, कौन बीमारी आपको नहीं लगेगी, आपकी आंखें कमजोर होंगी, सब कुछ, आपकी हाइट, मसल्स, पाचक तंत्र, सब कुछ आपका डीएनए डिसाइड करता है। तो कोड है। तो गामा रे उस कोड को तोड़ देती है। और देखो डीएनए सबके अंदर होता है, सबके अंदर। अब जब गामा रे अगर आउटर स्पेस में है, तो वहां पर क्या जीवन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई जीवन चला भी जाए, हम कुछ जीवन को फेंक भी दे, पेड़ पौधों को फेंक दे, इंसान को फेंक दे, तो मर जाएगा, क्योंकि गामा रे इतनी सारी है कि उसके सेल बच ही नहीं पाएंगे। इमीडिएटली वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पता भी नहीं लगेगा, जिसे कहते हैं डिके होना, तो उसका डिके हो जाएगा वहां पर। लेकिन अर्थ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका सबसे बड़ा जो कारण आपको देखने को मिलता है वो आपका एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर उन सभी रेडिएशन को जो कि सूरज से आती हैं, जो कि काफी हानिकारक होती है, सबको वाइप आउट कर देती है, सबको फिल्टर आउट कर देती है। वो पृथ्वी की सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है। और यही तात्पर्य है, यही कारण है कि ये अर्थ के पास इतनी सारी एटमोस्फेयर की लेयर होती है। जैसे आप सबसे ऊपर देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर आपका है एक्सोस्फेयर। देखिए यहाँ पर जैसे एक्सोस्फेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे आपका थर्मोस्फेयर है, फिर आपका मिजोस्फेयर है, स्टेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। ये फालतू में नहीं है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ये काफी हद तक इस बात को वाइप आउट कर देती है कि कौन कौन सी रेज अर्थ पर आई, कौन कौन सी रेज यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे पृथ्वी पर सूरज की केवल वही रेज आ पाती जो कि गर्मी पैदा करती है, ठीक है। उसके अलावा अधिकतर जो रेज है, अधिकतर जो रेडिएशन सारी यहाँ पर या तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, या फिर यहाँ पर आयनाइज होकर अपना रुक जाती है यहाँ पर। जैसे आप ओजोन लेयर को भी देखते हो, ओजोन लेयर का भी काफी महत्व होता है। ऐसा ही बोला जाता है कि अगर ओजोन लेयर ना हो तो स्किन कैंसर हो सकता है आपको। तो क्यों होगा? क्योंकि आपके सेल को, आपके डीएनए को जो रेडिएशन आ रही है आउटर स्पेस से, सन से, वो आपके डीएनए को खत्म कर देगी और आपको फिर स्किन कैंसर या फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं।
ये सारा महत्व हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एटमोस्फेयर के होने में ना ग्रेविटी का भी काफी बड़ा रोल होता है। तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो एटमोस्फेयर को पकड़ के कौन रखेगा? और जो आपका एटमोस्फेयर है यही एक कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है। आप देखते हो कि दिन में जो टेम्परेचर आपका रहता है रात में कुछ खास कम ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अगर दिन में आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो रात में 20 डिग्री रहेगा। ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि शुरू में तो या फिर दिन में तो आपका 45 डिग्री सेल्सियस था और रात में आपका माइनस में चला गया। हाँ, रेगिस्तान में देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, लेकिन अधिकतर पृथ्वी पर आपको ये देखने को मिलता है कि हाँ, एक टेम्परेचर बना हुआ है। ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि सन आपके सामने आया और 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया और सन गया, अंधेरा छाया तो वहां पर -100 डिग्री चला गया। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको। वो क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि आपको जो एटमोस्फेयर है वो आपकी एयर को भी ट्रैप करता है, टेम्परेचर को ट्रैप करता है, हीट को ट्रैप करता है। आगे जाकर जब हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट आएगा, उसके एग्जाम्पल्स आएंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो पृथ्वी है वो एटमोस्फेयर में टेम्परेचर को रोक के रखती है, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। और उसी टेम्परेचर मेंटेनेंस की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना काफी सारे ऐसे प्लेनेट है जहां पर एटमोस्फेयर काफी कम है, वहां पर दिन में तो 100 से भी ऊपर टेम्परेचर चल जाता है डिग्री में, और रात में बिल्कुल बर्फ जम जाती है। ऐसे में तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप लोग अगर सर्दी से गर्मी आती है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर चेंज होता है दिन प्रतिदिन, तब भी लोग बीमार हो जाते हैं। इससे अब हो रहे हैं सब बीमार, क्योंकि सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। तो सोचो, दिन में 100 डिग्री और रात में -100 डिग्री, तो कैसे कोई जीवित रह पाएगा? जहां पर लिखा हुआ है हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमोस्फेयर, जो प्लेनेट का एक एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बनाकर रखती है। हम बात कर लेते हैं आगे एटमोस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है। हमारे एटमोस्फेयर में काफी प्रकार की गैसेस पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से आपका नाइट्रोजन होता है, N2 जिसे हम कहते हैं। 78% एटमोस्फेयर में जो गैसेस होती है उसका 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, और 1% से भी कम जो इनके बाद बचता है उसमें अर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और पता है यही कारण है कि जब कहते हैं ना कि डायनासोर्स थे पहले, काफी बड़े बड़े जीव हुआ करते थे, लेकिन आज के समय जीव काफी छोटे होते जा रहे हैं। तो उसका कारण ये बताया जाता है कि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन की जो वैल्यू है कम हो गई है। पहले 23 या फिर 25% तक एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन था डायनासोर के समय में। ऑक्सीजन ज्यादा तो ब्लड में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन ज्यादा तो शरीर ज्यादा हष्ट-पुष्ट होगा, ज्यादा बड़ा बनेगा, और उतनी एनर्जी वो स्टोर कर पाएगा। एनर्जी स्टोर मतलब और बढ़ेगा। ऐसा पहले होता था। अब ऑक्सीजन की वैल्यू कम हुई है, इसी कारण से आज के समय पेड़ पौधे भी की हाइट भी छोटी होती है, इंसानों की हाइट छोटी होती है, जानवर हाथी घोड़े की हाइट छोटी होती है। वरना सोचो पहले कितने 100-100 मीटर तक के पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज नहीं मिलते, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू वैसे ही कम हो रही है और अलग अलग चीजों की वैल्यू कम होती जा रही है आपकी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं केवल गैसेज ही हैं, इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपको हवा में देखने को मिल जाते हैं, जो कि वैसे तो सॉलिड होते हैं लेकिन इतने हल्के होते हैं कि हवा में तैर पाते हैं। जैसे आपके एरोसोल्स हो गए। एरोसोल क्या होते हैं? ये वो छोटे छोटे सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। अब कायदे से तो सॉलिड को जमीन पर होना चाहिए, लिक्विड को जमीन पर होना चाहिए, लेकिन इनका साइज इतना छोटा होता है कि हवा में उड़ सकते हैं, हवा में रह सकते हैं। इन्हें हम एरोसोल कहते हैं। राइट, जैसे अभी आपने देखा होगा सर्दियों के दौरान कि कैसे पूरा कोहरा जमा हुआ है और आप अगर बाइक से जा रहे हो कहीं पर, तो आपकी शर्ट या फिर आपका कंबल पूरा गीला हो गया, और क्यों गीला नहीं हुआ, खराब भी हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि सर्दी में क्या है कि वाटर वेपर्स काफी हो जाते हैं हवा में। राइट, इसके साथ साथ जो कचरा है, जो डस्ट उठा हुआ था, वो भी हवा में लटका हुआ रहता है, सस्पेंडेड रहता है, जिसके माध्यम से जब वहां से गुजरते हो तो आपके शर्ट या फिर कंबल के ऊपर वो चिपक जाता है और आपकी शर्ट या कंबल गंदा हो जाता है। वो आपके एरोसोल कहलाते हैं। और यही वो चीज होती है जो कि आप जब इनहेल करते हो तो आपके शरीर के अंदर भी चली जाती है और आपको फिर नुकसान पहुंचाती है। इससे आज के समय आप देखते हो ना कि दिल्ली में काफी पोल्यूशन है, दिल्ली में काफी पोल्यूशन है, आसपास के इलाकों में काफी पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन पता है किस चीज का है? पोल्यूशन वो है आपके इन पार्टिकल्स का, एरोसोल का, जिन्हें हम कहते हैं पीएम। जैसे PM10 हो गया, आपका PM2.5 हो गया, ये इनकी वैल्यू काफी कम होती है। मतलब ये ऐसा मान लीजिए आप कि इनके सामने आपका जो बाल होता है ना, सिर का जो बाल होता है, ये आपके सिर का बाल है, इतना इतना उसमें, और इसके सामने जो पार्टिकल इतना बड़ा दिखाई देगा आपको, बस समझ पा रहे हो? ये इतना आपका, वैसे तो बाल इससे भी काफी पतला होता है, लेकिन इतना हम साइज अगर उसको कर दे जूम करके, तो उसके सामने पार्टिकल से छोटे दिखाई देते हैं। अब उससे इतने छोटे पार्टिकल हैं, हम जब इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, हमारे खून में चले जाते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो मुख्य रूप से आपको पास ये लेयर्स मिल जाती हैं। हालांकि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर उसमें पीएचडी करोगे, तो आपको पता लगेगा कि इन लेयर्स के अलावा भी बहुत सारी लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इनकी कैटेगरी ग्रुप में आती हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपकी यही है लेयर, अलग अलग लेयर। जैसे आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है,
स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है, एक्सोस्फेयर होती है। ये सारी लेयर एक क्रम में हमें देखने को मिल जाती है। जैसे आप यहां पर देखिए, हम शुरू करते हैं पृथ्वी से। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर आपका माउंट एवरेस्ट है। अब देखो हर डायग्राम में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिल जाती है पहाड़ के रूप में। तो इससे कंपैरिजन चलता है कि चलो ठीक है, माउंट एवरेस्ट देखो यहां पर है और यहां तक लेयर जा रही है। तो सबसे पहले आप कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, सबसे निचली लेयर है। जिस लेयर में हम रह रहे हैं ना, जिस हवा को हम स्मेल कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वेदर कंडीशन हो रही है, बादल चल रहे हैं, बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, सब कुछ चीजें आपकी यहीं पर हो रही है, इसी ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। ये लगभग लगभग आपकी 11 किलोमीटर तक होती है, पृथ्वी की सरफेस से 11 किलोमीटर तक के ऊपर तक होती है। इसके बाद आपकी शुरू होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें आपका एरोप्लेन उड़ता है। अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जब तक ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक वो बादलों को चीर के बादलों से ऊपर ना चला जाए। और एरोप्लेन को भी तब तक टेंशन रहती है किसी प्रकार की, यार कि आगे बारिश हो रही है, आगे धुंध है। इन सब चीज की टेंशन से कब तक रहती है? जब तक आपको बादलों से ऊपर नहीं जाता। जहां एक बार बादलों से ऊपर गया, अब नीचे बादल कितना भी तांडव करते रहे, कितनी बरसते रहे, कितना तूफान कुछ भी आता रहे, A to Z कुछ भी आता रहे, एरोप्लेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि वो बादलों से ऊपर आ जाता है। और यहीं पर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में कमर्शियल एरोप्लेन उड़ता है। इसके बाद आपका मीजोस्फेयर आता है। मीजोस्फेयर वो जगह होती है जहां पर आपके जो बाहर से आए हुए पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो सारे आकर यहाँ पर गर्मी की वजह से यहीं पर जल जाते हैं। और जो आपको उल्का पिंड देखने को मिलते हैं जो हवा में होते हैं, है ना, जिसे टूटता तारा भी हम कह लेते हैं, विश मांगते हैं, वो सारी पंचायतें आपकी यहीं पर होती है। ठीक है। देन आपका आता है थर्मोस्फेयर। अब ये वो लेयर है, इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसकी रेंज काफी बड़ी होती है, जिसमें आपका जो स्पेस शटल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो स्टेशन जो आपका, इस सारे यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और जो अरोरा वाला फिनोमिना जो आपका होता है, जहां पर रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं पोलर्स में, नॉर्थ पोल में, ध्रुव आपके साउथ पोल में, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम? अगर किसी को ध्यान है हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, तो आप मुझको बताइए। अरोराज, आकाश गंगा बोलते हैं शायद इसको हम, है ना? तो आकाश गंगा यही है आपका। नहीं, आकाश गंगा तो शायद मिल्की वे गैलेक्सी होता है। चलो आप लोग बताइए किसको हम अरोराज को क्या कहते हैं। इसके बाद आपका एक्सोस्फेयर। हालांकि इससे पहले आपका आयनोस्फेयर आएगा, लेकिन उसको भी कई बार हम कंसिडर नहीं करते, इस डायग्राम में वो दिया नहीं गया है। एक्सोस्फेयर यहां तक पहुंचते पहुंचते देखो, आप देख पा रहे हो कि पूरी हवा खत्म हो चुकी है, पूरी डेंसिटी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, और अब यहाँ पर पूरा अंधेरा छा गया है। वो क्यों छा गया? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इतनी कम है हवा की कि अब हवा बची ही नहीं है, बस बस नाम मात्र का ये आउटर लेयर है, राइट। और देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर तो हमने चलो नाम लिया है सबका, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ, 13 या फिर 11 किलोमीटर जहां कंप्लीट हुए, एकदम से स्ट्रेटोस्फेयर आपका शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन होता है, धीरे धीरे चीजें बदलती रहती हैं, राइट। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर है, ये सबसे लोवेस्ट लेयर है आपके एटमोस्फेयर की, और ये वही लेयर है जहां पर सारे वेदर फिनोमिनाज आपके देखने को मिलते हैं। आपका एयर प्रेशर ड्रॉप होता है, यहीं पर होता है। टेम्परेचर घटता है, बढ़ता है, सब चीजें यहीं पर होती है आपकी पंचायतें, है ना। आपका तूफान आया, बारिश हुई, सब चीजें आपकी यहीं पर होती हैं। अधिकतर सारे बादल भी आपके यहीं पर पाए जाते हैं आपके। और अधिकतर जो आपको प्रेशर देखने को मिलेगा ना, एयर प्रेशर, वहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे डेंसिटी आपकी यहीं पर होती है एयर की, और डेंसिटी होगी तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपको यहीं पर लेगा। हाँ, अगर आप इससे ऊपर चले जाओ तो क्या होगा कि एयर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, इतना कम कि आप शायद सांस भी ना ले पाओ। जैसे काफी बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, कि वो क्या किया उन्होंने, एक कमर्शियल एरोप्लेन के पहियों में लटक कर चले गए। अब ठीक है, वहां तक तो उन्हें कुछ कमी नहीं आई कि पहियों में लटक कर अंदर चले गए, ठीक है, सब सही है। लेकिन जैसे जैसे हवा में ऊपर जाता चला गया एरोप्लेन, वैसे वैसे क्या हुआ, एयर प्रेशर कम होता चला गया, टेम्परेचर गिरता चला गया। और जब वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर गया, तो वहां पर उनकी सांस घुटने लगी, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो मरना शुरू हो गए, और आसमान से गिर रहे हैं फिर, है ना, बारिश की तरह, बूंदों की तरह गिर रहे हैं आसमान से। ये लगभग लगभग 10 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ना हाइट की, तो हाइट की बात होती है सी लेवल से। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझको बताएगा सी लेवल से क्यों हम हाइट मेजर करते हैं? आप किसी भी स्टेशन में जाकर जाओगे, जो समुद्र के आसपास के किनारे वाले स्टेशन होते हैं, वहां पर हमेशा लिखा रहता है कि ये 500 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से, ये 250 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से, 10 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? माउंट एवरेस्ट की जो आपकी हाइट बोली जाती है ना, फिर किसी पहाड़ की आपकी जो हाइट बोली जाती है, वो सब किस आधार पर बोली जा रही है? वो बोली जाती है आपके सी लेवल से। कोई बताएगा मुझको कि सी लेवल से क्यों बताई जा रही है? जो बताएगा उसको काफी होनहार स्टूडेंट समझ जाएगा क्लास में। और ये वही लेयर है जहां पर इंसान रहते हैं, सारे वेदर कंडीशन, सब चीजें आपकी यहीं पर होती हैं। ये हमने डिस्कस किया। जैसे सेकंड आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये वो लेयर है जो कि
ग्राउंड से सी लेवल से 50 किलोमीटर की हाइट तक होती है। समझ पा रहे हो कि यहां से शुरू होगी और यहां तक जाएगी। अच्छा, अक्सर जब हम इस हाइट को देखते हैं ना, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी जो हाइट होगी वो कहां से शुरू होगी। क्या हम यहां से शुरू करेंगे, वो जहां पर आपकी ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है, या फिर जमीन से शुरू करेंगे। तो जमीन से सी लेवल से हम मेजर करना शुरू करते हैं, तो जमीन से 50 किलोमीटर तक की हाइट तक यहां पर है स्ट्रेटोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है ना, सो कॉल्ड ओजोन लेयर पाई जाती है, जहां पर आपकी यूवी रेज, अलग अलग प्रकार की रेज यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, और हमें यहाँ पर यूवी रेज देखने को नहीं मिलती। वो यूवी रेज यहाँ पर आकर हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें एक हीट महसूस होती है, केवल यूवी रेज महसूस नहीं होती, और हमारी स्किन बची रहती है, यहाँ पर जीवन पनपता रहता है। अगर ओजोन लेयर ना होती, सोच कर देखो, जब ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो लगता है शायद किसी ने सच में जानबूझकर पृथ्वी को ऐसा बनाया है। सोचो, अगर ऐसा ना होता, ओजोन लेयर ना होती, तो इतनी सारी लेयर होने के बावजूद भी पृथ्वी पर जीवन पनप ही ना पाता। समझ रहे हो। और जैसे मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर बताया कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिर रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जा रहा है। जैसे आपने काफी बार मूवीज में या फिर कार्टून वगैरह में देखा होगा कि पहाड़ नीचे से तो हरा भरा होता है, लेकिन ऊपर जाकर वो बर्फ जैसे दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऊपर जितना जाएगा उतना आपका ठंडा वातावरण होता चला जाएगा, प्रेशर कम होता चला जाएगा। ऐसे में क्या कि ठंड बैठ जाती है। तो ट्रोपोस्फेयर जितना ऊपर जाएगा उतना ठंड बैठती चली जाएगी, एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पर हीट बढ़नी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। जितना स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाएंगे उतना हीट आपकी बढ़ती चली जाएगी। राइट। तो इससे एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने कभी ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो उसमें आप बात करते हो विंड करंट्स की, जेट स्ट्रीम्स की, जो कि काफी कई सौ किलोमीटर की स्पीड से काफी तेजी से चलती हैं। आप नीचे देखते हो कि आपके जो आसपास की जो हवाएं होती है, जब वसंत उत्सव आता है, जब वसंत चलता है, तो काफी स्पीड से चलती है। तो वो कोई स्पीड नहीं होती, वो केवल एक बाउंड्री मात्र है, एक प्रकार से दिखाओ मात्र है, किस चीज का, जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम जो कि आपके 13-14 किलोमीटर ऊपर चल रही है, जिनकी स्पीड शायद 100 किलोमीटर, 200 या फिर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और उनका केवल प्रभाव मात्र की आपको नीचे थोड़ी थोड़ी हवा देखने को मिल जाती है। असलियत में तो वहां पर हवा चलती है ऊपर। तो जेट स्ट्रीम आपकी यहीं पर देखने को मिल जाती है। देन मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर में क्या है, इसका नाम यहाँ से आता है कि यहाँ पर क्या होता है आपके, ये वो लेयर है जहां पर आपके मिट्रियोट्स जो होते हैं, उल्कापिंड वगैरह यहाँ पर जल जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है उनके साथ आग्रसन करके कि वो सारे जलकर राख हो जाते हैं। अब सोचो, ये भी एक अच्छी बात है। अगर ऐसा ना होता तो बाहर से जितने भी उल्कापिंड आपके यहाँ पर आते, सब पृथ्वी पर गिरते और यहाँ पर जीवन नष्ट कर देते, जैसे डायनासोर के साथ किया था, है ना। इतना बड़ा उल्कापिंड यहाँ पर आया जो कि बर्न नहीं हो पाया, जल नहीं पाया, और यहाँ पर धरती पर गिरा तो धूल इतनी उठी कि कई साल तक शायद यहाँ पर सूरज की किरणें दिख ही नहीं पाई। अब देखो, सूरज की किरणें नहीं दिखेंगी तो क्या होगा, पेड़ पौधों के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा खाना नहीं बनाया जा पाएगा। वो खाना नहीं बनेगा, पेड़ पौधे बढ़ नहीं पाएंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे, और जानवर नहीं होंगे तो डायनासोर वगैरह भी सब मरने शुरू हो जाएंगे। ऐसा पृथ्वी पर हुआ था, है ना। कारण बस ये था कि एनर्जी की कमी यहाँ पर पड़ गई थी, क्योंकि पेड़ पौधों को धूप नहीं मिल पा रही थी यहाँ पर। मेसोस्फेयर आपका धरती से 85 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है, और ये अधिकतर जो आपके मीटेरियल्स होते हैं यहाँ पर जल जाते हैं और पृथ्वी तक आ जाते हैं, काफी छोटे हो जाते हैं, तो फिर बचता कुछ नहीं उनमें, इसलिए पृथ्वी पर फिर ज्यादा नुकसान होता भी नहीं है वहां का। और यहाँ पर काफी ठंडी जगह पाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, ट्रोपोस्फेयर ऊपर जाएंगे तो ठंडा होता चला जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर जाएंगे तो गर्म होता चला जाएगा, मेसोस्फेयर ऊपर जाएंगे तो आपका ठंडा होता चला जाएगा बाद में आगे, ठीक है, -90 डिग्री सेल्सियस तक ये ठंडा होता चला जाएगा आगे जाकर सबसे ऊपर। और यहाँ पर आते आते हवा इतनी पतली हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि यहाँ पर सांस लेना असंभव होता है किसी के लिए भी। जैसे हर एक डायग्राम में दर्शाया भी इसको, टेम्परेचर ठंडा होगा, फिर टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, टेम्परेचर फिर ठंडा होगा, है ना, टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, वो फिर ठंडा ठंडा होता चला जाएगा आगे। तो फिर आती है आपकी थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर क्या है, जो आपकी हाई एनर्जी एक्सरेज होती है, यूवी रेडिएशन होती है जो सन से आती है, ये सारी थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। समझ पा रहे हो कितनी, मतलब जो रेडिएशन सूरज से आ रही है ना, उनकी फील्डिंग सेट कर रखी है पृथ्वी ने कि तुम यहां से आओगे, यहां से पकड़ ले जाओगे, कुछ बच कर चले गए, आगे आपको ओजोन लेयर देख लेगा, आगे जाओगे आगे कुछ और देख लेगा। इस प्रकार से पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है उनकी। और यहाँ पर टेम्परेचर हंड्रेड्स ऑफ 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है। सोचो कितना ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच गया। यहीं से चीजें जल्दी शुरू हो गई और आपकी म्यूजियोस्फीयर में आके आके जल्दी चली गई पूरी। और बस यहीं तक आते आते आपकी एक बाउंड्री बन जाती है कि हाँ बस इसके बाद तो आपका आउटर स्पेस शुरू हो गया है, स्पेस आपका शुरू हो गया है। और उस आउटर स्पेस को हम एक्सोस्फेयर के रूप में दिखा देते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो एटमोस्फेयर पूरा खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा पृथ्वी का यहाँ पर। अब तो यहाँ पर गामा रेज घूम रही है,
एक्सरेज घूम रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह सब घूम रही है, और उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब। द अप्रोक्सीमेट बाउंड्री बिटवीन और एटमोस्फेयर एंड आउटर स्पेस नोन एज करमेन लाइन, वो आपकी थर्मोस्फेयर में पाई जाती है, लगभग 100 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर आपकी करमेन लाइन है, जहां पर एक प्रकार से मान लेते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से एटमोस्फेयर लगभग खत्म हो चुका है और यहाँ से अब आउटर स्पेस शुरू हो जाएगा, हवा पूरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, कोई भी जीवन की उम्मीद यहाँ पर होगी नहीं, कुछ भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, और यहीं तक आपकी फिर सैटेलाइट वगैरह घूमती रहती है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक रहती है, और टेम्परेचर 500 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है यहाँ पर। तो लास्ट में आपकी एग्जोस्फेयर, ये लगभग वो आपके आउटर स्पेस में पाई जाती है, यहाँ पर आकर पूरी गैस वगैरह सब खत्म हो गई, एक प्रकार से फाइनल फ्रंटियर है आपके एटमोस्फेयर का, बस यहाँ पर अब कुछ नहीं बचेगा, बस ये नाम मात्र का है। ठीक है, और अब हम इसकी रेंज कितनी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, आपके 1000 किलोमीटर के बाद अब कितना भी आगे चले जाओ आप, सब यहाँ पर आपका एग्जोस्फेयर में ही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आयोनोस्फेयर भी होती है, अब आयोनोस्फेयर कहीं पर अलग से नहीं होती कि अलग से हम जब इसको चिन्हित कर लेंगे, ये क्या होती है कि दो एटमोस्फेयर की लेयर के बीच में होती है, वो दो कौन सी होती है, तो एक तो मेजोस्फेयर होती है, एक थर्मोस्फेयर होती है, इन दोनों के बीच में आपको आयोनोस्फेयर देखने को मिल जाती है। अगर हम इसमें देखें मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, तो यहाँ पर आपकी आयनोस्फेयर देखने को मिल जाएगी, और यहीं पर आपकी जब रेडिएशन टकराती है तो वो क्या होती है, आपके चार्ज पार्टिकल में टूट जाती है, और चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होता है, लाइट एमिट होती है, और लाइट एमिट कहां पर दिखाई देती है हमको, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है नजदीक पाया जाता है हमारे पास, और ये आपका आयनोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि वेयर हाई हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम सन, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं यहाँ पर, और आपके यहाँ पर फिर एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी की वजह से लाइट आपके वहां पर दिखती हुई पाई जाती है। ठीक है, उसे हम आयनोस्फेयर कहते हैं। अरोराज, नॉर्दर्न लाइट्स, साउदर्न लाइट्स अकर इन द पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द लेयर ऑफ आयनोस्फेयर। राइट, ये सारा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है।